स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बाधित है। भूस्खलन के कारण यातायात बाधित है। रामबन जिले का T2 मार्ग अवरुद्ध है। अमरनाथ यात्रा आज निलंबित है। एक दिन छोड़कर होगी यात्रा। तो जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बाधित। भूस्खलन के कारण यानी लैंड स्लाइडिंग की वजह से यातायात बाधित। रामबन जिले का T2 मार्ग अवरुद्ध। अमरनाथ यात्रा आज निलंबित। एक दिन छोड़कर होगी यात्रा। और इस वक्त हम जुड़ रहे हैं अपने संवाददाता बिलाल से, जो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, इस वक्त बताएं क्या स्थिति इस वक्त है, सिचुएशन क्या है और ये हाईवे कब तक ये खुल सकता है, कहां कहां ब्लॉकेज है, इस बारे में थोड़ी तफसील दे दें। देखिए विशाल, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की जो ताज़ा अपडेट हमारे पास इस वक्त यह है कि रिस्टोरेशन का काम जारी है। मारोग T2 टनल के पास में एक स्लाइड जो है शुरू हुई थी, कुछ दिन पहले शुरू हुई ये स्लाइड आज एक भारी लैंडस्लाइड की शक्ल में हाईवे पे आ गई और उसकी वजह से वहां पर तामीराती कंपनी CPPL का एक बड़ा क्रेशर प्लांट था, वो भी मैक्सिमम स्ट्रेच जो है उसका दब चुका है। तकरीबन सुबह 5:45 बजे के करीब ट्रैफिक SSP नेशनल हाईवे रोहित बसकोत्रा जी ने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर मारोग के मकाम पर T2 टनल के बिल्कुल सामने एक भारी स्लाइड ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की जो ट्रैफिक के मोमेंट है उसको डिस्टर्ब किया हुआ है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया, रिक्वेस्ट की कि वो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर आज दिन के लिए सफर जो है वो गुरेज करे। जो लोग निकल चुके हैं घरों से उन्हें वापस लौटने की अपील की गई और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से उन्हें राब्ता करने का कहा गया कि अगर आप अपना सफर प्लान कर रहे हैं, जो भी सयाह हो या लोकल लोग हो या जम्मू से श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सफर करने वाले लोग हैं, सभी लोगों को फिलहाल जो है रोक दिया गया। उसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट हमारे पास 9 बजे के करीब आया, जब ये कहा गया कि तामीराती कंपनी की मैन एंड मशीनरी है जो उस स्पॉट पे पहुंच चुकी है और रिस्टोरेशन का काम शुरू किया जा चुका है। और अब से कुछ देर पहले की जो ताज़ा तस्वीर हमारे पास आई है उसके जरिए क्लियर लग रहा है कि गाड़ियां जो वहां पर दोनों तरफ लगी हुई है और इस वक्त स्लाइड को हटाने का काम किया जा रहा है और काफी वक्त दरकार है इस हाईवे को क्लियर करने में, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज है कि ये बिल्कुल T2 टनल के मारूग टनल के बिल्कुल सामने है। वहां पर गाड़ियों को मुड़ने की जगह मशीनरी को काम करने की स्पेस जो है वो कम है, क्योंकि वहां अंडर कंस्ट्रक्शन एक अंडरवे ब्रिज बन रहा था, उसकी वजह से वहां एक बाधित हो रही है। उसके बाद मलबा भी बहुत ज्यादा है और मिट्टी और पत्थर है, ये जो पूरा एक पहाड़ जो सिंक होके आ गया और सड़क पर पहुंच चुका है, उसको हटाने के लिए जो एक्सकेवेटर्स है वो मशीन ये गाड़ियों के जरिए डंपर्स के जरिए उस मलबे को वहां से हटा रहे हैं। इसमें वक्त ज्यादा दरकार लग सकता है, लेकिन इस वक्त जो अथॉरिटीज की प्रायोरिटी है वो यही है कि जल्द से जल्द शाहरा को नेशनल हाईवे को वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए, ताकि इस वक्त जो हमारे पास स्टैंडर्ड व्हीकल्स है उनको क्लियर किया जाए और उसके बाद उसको डबल वे कैरेज बनाकर ट्रैफिक को जम्मू से श्रीनगर छोड़ा जाएगा। इस वक्त की ताजा अपडेट यही है कि नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक आमदरफ्त जो है वो मुतासिर हुई है। मारूग के मकाम पर एक भारी स्लाइड ने नेशनल हाईवे को डिस्टर्ब किया हुआ है। लोगों से हमारी भी गुजारिश है कि वो आज इमरजेंसी सूरत हाल न होने पर सफर करने से गुरेज करें और पैदल चलने से भी गुरेज करें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ऐसे शूटिंग स्टोन होता है, हादसा हो सकते हैं, इसलिए एहतियात बरतने की आवाम से अपील है। और इस वक्त की अपडेट यही है कि नेशनल हाईवे ट्रैफिक आमदरफ्त के लिए बंद है और अभी मजीद वक्त लग सकता है और रिस्टोरेशन का काम जो है वो जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से लोगों को अपील की है कि वो उनसे राब्ता करें जब वो जम्मू से नेशनल हाईवे पर सफर करें। जी विशाल, तो अभी क्या दोनों तरफ गाड़ियों का काफिला ठहरा हुआ है, ट्रकें हैं या जो LMVs है उनको पास कराया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल इस वक्त शाहरा जो है बिल्कुल मुकम्मल तौर से बंद है विशाल। यहाँ पर दोनों तरफ में जो कल जो श्रीनगर से जम्मू की तरफ हैवी मोटर व्हीकल्स जा रहे थे उनके बहुत सारे ट्रक्स जो है वो यहाँ पर स्टैंडर्ड है रामबन और रामसू के बीच में और मगरकोट के बीच में। उसके अलावा ट्रैफिक जब जो ही ये स्लाइड हुआ है उसके बाद काजीगुंड, उधमपुर, नगरोटा, चंद्रकोट, इन जखेनी समेत तमाम जो स्टॉप है, जो नाके हैं पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के, वहां पर ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है। लेकिन इस दौरान जो गाड़ियां निकल आई थी हाईवे पर जो इस रामबन और बानीहाल स्ट्रेच के बीच में थे वो इस वक्त दरमांदा है और इस वक्त इस स्लाइड के आसपास में रुकी हुई गाड़ियां हैं
वहां पर भी लोगों से अपील की जाती है कि जरा सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें, क्योंकि डबल वे जब वो लोग ओवरटेक करके जब डबल लेन बना जाते हैं तो उसकी वजह से गाड़ियों की अगर कोई इमरजेंसी सूरत हाल हो, किसी एम्बुलेंस को पास होना, तो बहुत मुश्किलात हमने देखी है माजी में। इसलिए लोग जो आसपास में रुके हुए स्टैंडर्ड व्हीकल्स बहुत सारी है, किसी भी तरह की गाड़ी को चलने की इसको इजाजत नहीं, क्योंकि वो पूरा सड़क जो है पूरी तरीके से वो उस लैंडस्लाइड की जद में आ चुकी है और उसको मलबा हटाने का काम किया जा रहा है और अभी मजीद वक्त लग सकता है। जो हमारे ट्रैफिक अधिकारियों से बात हुई उनका कहना है कि अभी मजीद वक्त लग सकता है और आवाम जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स है जो या गाड़ियां हैं उन्हें भी ये रिक्वेस्ट है कि वो किसी नजदीकी स्टेशन तक पहुंचे जहां पर उनको खाने पीने की सुविधा मिल सके, क्योंकि रामबन बानिहाल का स्ट्रेच बीच में आपको पता है कि यहाँ पर इस तरह का कोई सुविधा नहीं है। रामबन और बानिहाल और रामसू के अलावा बीच में इस तरह का कोई फूड पॉइंट या इस तरह के खाने पीने की चीजें नहीं मिलती और हमने देखा बुजुर्ग होते हैं, इस दरमांदा गाड़ियों बच्चे होते हैं और खवातीन होती है, उन्हें काफी मुश्किलात होती है। वो जहां पर भी मार्केट मिले, आपको होटल्स मिले, कहीं खाने पीने की चीज मिले, आप वहां रुक जाइए, क्योंकि हाईवे को रिस्टोर होने में मजीद वक्त लग सकता है और आज गर्मी भी है, काफी यहाँ धूप पड़ी हुई है जिला रामबन के अतराफ में, इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। आवाम से गुजारिश है कि वो ऐसी जगहों पर रुके जहां पर उनको फिलहाल उस वक्त के लिए जब तक हाईवे रिस्टोर होता है तब तक उनको असुविधा न हो, परेशानियों का सामना न करना हो। जी विशाल, बहुत शुक्रिया आपका बिलाल तमाम जानकारी के लिए। और तो इस वक्त खबर यही अहम है कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाला जो हाईवे है वो इस वक्त बंद है, उस पर यातायात पूरी तरह से बंद है, चूंकि लैंडस्लाइडिंग हुई है कई जगहों पर, उसको रेस्टोर करने के लिए अभी कार्रवाई जारी है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर है यासिन मलिक को लेकर सुनवाई होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई, NIA की याचिका पर सुनवाई, फांसी की सजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कारावास काट रहे यासिन मलिक, अलगाववादी नेता यासिन मलिक पर सुनवाई। इस वक्त की अहम खबर, यासिन मलिक के मामले पर सुनवाई होनी है दिल्ली हाईकोर्ट में, इस मामले पर सुनवाई होगी और दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत इसलिए होनी है कि NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की याचिका पर सुनवाई होनी है। फांसी की सजा की मांग वाली याचिका, NIA की जो मांग है वो फांसी की सजा की मांग है और इस याचिका पर सुनवाई होनी है। टेरर फंडिंग मामले में आजीवन कारावास काट रहे यासिन मलिक, अलगाववादी नेता यासिन मलिक पर सुनवाई। और हमारे साथ सुशील पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुशील, क्या आज हो सकता है, समाअत कब शुरू होगी और NIA की याचिका पर क्या दलील दी जा सकती है, क्या अंदाजा लग रहा है? जी देखिए, लगभग 11:30-12 बजे के आसपास इस पूरे मामले में NIA की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। आज खुद यासिन मलिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा तिहाड़ जेल से अपनी दलील कोर्ट में रखेंगे। पिछली सुनवाई के दौरान NIA की तरफ से कुछ जान को खतरा बताते हुए ये कहा गया कि चूंकि इस पूरे मामले में अगर यासिन मलिक को जेल से बाहर ले जाया जा सकता, लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक थ्रेट हो सकता है, लिहाजा इस पूरे मामले में उनको तिहाड़ में ही रखकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पेश होने के आदेश दिए जाएं। यानी कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन किया। चूंकि NIA की तरफ से जो अर्जी दाखिल की गई है वो टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामले में निचली अदालत ने जो फिलहाल उम्र कैद की जो सजा दी है यासिन मलिक को, उसको फांसी में कन्वर्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा है ये हीनियस क्राइम है। जिस तरह भारत के संप्रभुता को लेकर एक बड़ा अटैक करने का प्लान था, न केवल भारत के माहौल को खराब करने की कोशिश थी बल्कि कश्मीर में तमाम युवाओं को बरगलाने की कोशिश थी। सीमा पार यानी कि पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों से मिली भगत करके कश्मीर के हालात को बिगाड़ने की कोशिश थी। साथ ही साथ वहां पर बैठे हुए जो तमाम आतंकी संगठन हैं उनसे भी यासिन मलिक का सीधा संपर्क था, जिससे उन्होंने पैसे लेकर भारत में माहौल खराब करने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रची। हालांकि निचली अदालत ने विशाल उनको उम्र कैद की सजा दी थी, क्योंकि यासिन मलिक की तरफ से जो भी आरोप फिलहाल NIA ने लगाए थे उसको उन्होंने कबूल किया और वो उन्होंने कहा कि वो ट्रायल फेस नहीं करना चाहते हैं और इसीलिए फिलहाल उन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली। लेकिन जो धाराएं उनके खिलाफ थीं, उन धाराओं में फांसी की सजा को बदलने का एक बड़ा साजिश NIA को बताती है कि खुद को प्लीड गिल्टी करके उन्होंने अपने आप को फांसी की सजा से बचा लिया और इसीलिए
हाई कोर्ट में एनआईए ने अपील किया है। तो अब देखना बेहद अहम होगा कि जब इस पूरे मामले पर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा तो यासीन मलिक की तरफ से दलीलें क्या दी जाती हैं और साथ ही साथ एनआईए इन पूरी दलीलों को लेकर क्या कुछ विरोध करता है और कैसे वो दिल्ली हाई कोर्ट को विशाल कन्विंस करता है कि इस पूरे मामले में यासीन मलिक को फांसी की सजा ही देना बेहद आवश्यक है, ताकि समाज में एक गहरा और कहीं ना कहीं गंभीर संदेश जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर भारत के खिलाफ ऐसे मामलों में साजिश रचता है तो देश का कानून उसके लिए सख्त से सख्त सजा देने के लिए आगे जरूर आएगा। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो यासीन मलिक को लेकर जो एनआईए की जो याचिका है सजाए मौत या आयु के लिए फांसी की सजा, उस याचिका पर सुप्रीम दिल्ली के हाई कोर्ट में आज समाअत होनी है। और सबसे अहम बात यह है कि इस मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक जो है वो आजीवन कारावास की सजा जो है वो काट रहा है, लेकिन अब उसको जो याचिका है एनआईए की तरफ से, उस याचिका के तहत एनआईए की याचिका पर सुनवाई होना है कि फांसी की सजा की मांग जो है याचिका में की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाता है, इस पर आज सबकी नजर रहेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। विभाग के आगामी आदेशों तक गुलाब देवी के प्रधान पद पर मनोनयन के आदेश दिए गए हैं। गुलाब देवी के प्रधान बनने पर क्षेत्र के कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। वन विभाग की टीम ने रेनवाल के दाता रामगढ़ रोड पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित और गीली लकड़ियों से भरे 2 वाहनों को जब्त किया है। जमवा रामगढ़ के मालावली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 83 RAF बटालियन की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट पूरणबल गुर्जर ने विद्यार्थियों को विभिन्न किस्मों के 700 पौधे वितरित किए। अलवर जिले में 2 और नए थाने खोलने के आदेश जारी हो गए हैं, जो विधिवत रूप से निर्माण कार्य पूरे होने के बाद क्रियाशील हो जाएंगे। ये थाने अलवर शहर के वैशाली नगर और बांसुर का बास्तियार नगर में खुले हैं। राजस्थान में चलाए जा रहे टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्रदेश में टीबी रोग से मौत का शिकार हुए रोगियों की ऑडिट करवाई जा रही है। टीबी रोगियों की मौत के सही कारणों की पता लगाने और टीबी रोग का उन्मूलन करने के लिए कार्रवाई जारी ऑडिट जिला क्षय रोग अधिकारी के निर्देश में की जा रही है। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, मनचलों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। दुष्कर्म के प्रयास आरोपी मनचले होंगे प्रतिबंधित, सरकारी नौकरी से किए जाएंगे प्रतिबंधित। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर दी जानकारी। जयपुर में नगर निगम हेरिटेज महापौर मुनीश गुर्जर के निलंबन का मामले में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में दायर की कैविएट। निलंबित मेयर मुनीश गुर्जर ने भी हाईकोर्ट में पेश की याचिका में राज्य सरकार के निलंबन की प्रक्रिया को दी है चुनौती। 16 अगस्त को होगी मामले पर आगामी सुनवाई। जयपुर के कालवाड़ इलाके में चलती बोलेरो गाड़ी में भीषण आग लग गई। इस हादसे में बोलेरो चला रहे 35 वर्षीय राहुल चौधरी की मौत हो गई। मृतक राहुल उपभोक्ता विभाग में अकाउंट्स ऑफिसर था। राजस्थान के निजी बस संचालक परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के निजी निवास पर पहुंचे। निजी बस संचालक परिवहन विभाग पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि परिवहन विभाग उनके साथ सख्ती से पेश आ रहा है। चाकसू प्रधान ओंगता देवी के निलंबन के बाद पंचायती राज विभाग ने पंचायत समिति सदस्य गुलाब देवी का प्रधान पद पर मनोनयन किया है। पंचायती राज विभाग के आगामी आदेशों तक गुलाब देवी के प्रधान पद पर मनोनयन के आदेश दिए गए हैं। गुलाब देवी के प्रधान बनने पर क्षेत्र के कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। वन विभाग की टीम ने रेनवाल के दाता रामगढ़ रोड पर कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित और गीली लकड़ियों से भरे 2 वाहनों को जब्त किया है। जमवा रामगढ़ के मालावली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 83 RAF बटालियन की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी कमांडेंट पूरणबल गुर्जर ने विद्यार्थियों को विभिन्न किस्मों के 700 पौधे वितरित किए। अलवर जिले में 2 और नए थाने खोलने के आदेश जारी हो गए हैं, जो विधिवत रूप से निर्माण कार्य पूरे होने के बाद क्रियाशील हो जाएंगे। ये ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKL पर। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के सपने पर पानी फेर दिया है। इमरान खान 5 सालों तक इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। इस सिलसिले में अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अधिसूचना में चुनावी निगरानी संस्था ने कहा है कि PTI प्रमुख को चुनाव अधिनियम 2017 की धारा 167 के तहत भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने और 3 साल की सजा के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
पूर्व प्रधानमंत्री पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मिले उपहारों को गलत तरीके से खरीदा बेचा। इस्लामाबाद की एक अदालत ने उन्हें 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद इमरान खान को जेल भेज दिया गया। और पाकिस्तान से बड़ी खबर इस वक्त यह है कि आज पाकिस्तान में शरीफ सरकार का आखिरी दिन है। नेशनल असेंबली भंग होगी और नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश करेंगे शरीफ, यानी कि शहबाज शरीफ। संसद को संबोधित कर सकते हैं पीएम शहबाज शरीफ। तो पाकिस्तान के लिए आज ये एक अहम खबर है। पाकिस्तान से बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान में शरीफ सरकार का आज आखिरी दिन हो सकता है। नेशनल असेंबली भंग हो सकती है। नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश करेंगे शहबाज शरीफ। संसद को संबोधित कर सकते हैं पीएम शहबाज शरीफ। तो आज आखिरी दिन है पाकिस्तान में। शरीफ सरकार का आज आखिरी दिन। नेशनल असेंबली होगी भंग। कार्यकाल से 3 दिन पहले भंग होगी नेशनल असेंबली। 12 अगस्त को पूरे हो रहे थे 5 साल। भंग होने के बाद, यानी जब नेशनल असेंबली तहलील हो जाएगी या भंग हो जाएगी, उसके बाद 90 दिनों में चुनाव कराने का प्रावधान है। चुनाव तक केयर टेकर सरकार के पास ही रहेगी जिम्मेदारी, लेकिन अभी तक केयर टेकर पीएम के नाम पर सस्पेंड बरकरार। नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश करेंगे शरीफ। संसद को संबोधित कर सकते हैं पीएम शहबाज शरीफ। और इस वक्त एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। पहले भी हमने इसकी जानकारी दी है कि भूस्खलन के कारण जम्मू से श्रीनगर जो नेशनल हाईवे है वो बंद है। रामबन जिले का T2 मार्ग अवरुद्ध है और इसलिए अमरनाथ यात्रा भी आज निलंबित है। हालांकि उसके निलंबन के और भी कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन ये भी खबर है कि एक दिन छोड़कर अब यात्रा हुआ करेगी। रोजाना की बुनियाद पर यात्रा नहीं होगी। हर एक दिन बाद एक दिन यात्रा जो है वो जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होगी। आज जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात बाधित है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से यातायात बाधित बताया जा रहा है। और इस वक्त ये भी बता दें कि रामबन जिले का T2 मार्ग जो है वहां भी रुकावट पैदा हो गई है। वहां भी वो मार्ग भी अवरुद्ध है। और इसी पर जुड़ी अपडेट की भी है कि अमरनाथ यात्रा भी आज निलंबित है। अमरनाथ यात्रा अब आज के बाद से एक दिन बाद एक दिन हुआ करेगी, यानी ऑल्टरनेट डे पर हुआ करेगी। रोजाना की बुनियाद पर अमरनाथ यात्री जम्मू से श्रीनगर की तरफ जो हाईवे होते हैं रवाना नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक तो ये कि आज जम्मू और श्रीनगर हाईवे भी बंद पड़ा हुआ है, यातायात बिल्कुल अभी ठप है। और दूसरी तरफ जो यात्रियों की संख्या है, अमरनाथ यात्रियों की, वो संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। तो ऐसे में ये भी तय किया गया है कि हर एक दिन बाद दूसरे दिन जो है वो यात्री अमरनाथ यात्री दर्शन के लिए जाएंगे। और ये आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जो जम्मू से श्रीनगर की तरफ जाने वाला जो हाईवे है, उस हाईवे में जगह जगह पर जो लैंडस्लाइडिंग हुई है उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और उस लैंडस्लाइडिंग को वहाँ पर जो उससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और उसको साफ करने की, मलबे को हटाने की भी कोशिश लगातार जारी है। और राजन वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजन, ये 2-3 खबरें हैं। एक तो ये कि जम्मू और श्रीनगर हाईवे वो अवरुद्ध है, वो यातायात ठप है। दूसरा देखिए अमरनाथ यात्री का यात्रा जो है उनकी आज के लिए निलंबित है। तो आज ये यात्रा निलंबन का मुख्य कारण क्या है?
जी देखिए विशाल, जिस तरह से आपने कहा कि कई वजूहात इसके पीछे है। एक तो ये है जो सबके सामने है कि जो रास्ता बंद है तो यात्रा को निकालना, क्योंकि जो नेशनल हाईवे है वो अभी बंद है, तो तमाम यात्रियां ना बल्कि अमरनाथ यात्री बल्कि जो रोजाना जाने वाले कश्मीर जाने वाले यात्री हैं उनके लिए भी जो है ये जो रास्ता है वो अवरुद्ध हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से T2 के पास, जो नेशनल हाईवे के पास, रामबन के पास जो बारिश हुई है उसके साथ लैंडस्लाइड हुआ है, और लैंडस्लाइड के चलते रास्ता जो है अभी खोलने की कोशिश जो है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। अभी कुछ देर पहले DC रामबन ने भी ये ट्वीट किया है कि जल्द ही जो है रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है, और ये जो लैंडस्लाइड हुआ है उसकी वजह से ये नेशनल हाईवे बाधित हुआ है। जो दूसरी बात ये है कि अब प्रशासन की तरफ से ये भी फैसला लिया गया है कि जिस तरह से यात्रा की संख्या विशाल जब पहले 7,000 8,000 प्रतिदिन पहुंच चुकी थी, अब वो 400-500 के आसपास आ चुकी है। और लोगों का भी ये कहना है कि जो दर्शन करके आए हैं कि अब शिवलिंगम का जो आकार है वो भी कम हो चला है। तो अब जिस तरह से मैंने पहले ही कहा कि जो बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां हैं वो खत्म हो चुकी हैं। जिस तरह से पहले श्रद्धालुओं की संख्या थी प्रतिदिन जो है 3,000 5,000 7,000 इस तरह की संख्या हमने देखी, लेकिन अब 400-500 के आसपास ही ये संख्या सिमट के रह गई है। तो प्रशासन का कहना है कि अब जब यात्रा यहां से निकलती है तो जम्मू से लेकर श्रीनगर तक तमाम रास्ते को जो है बाकी यात्रियों के लिए रोक दिया जाता है, और ताकि ये कॉन्वॉय जो है वो निकाला जा सके, ताकि अब आम यात्रियों को भी परेशानी ना हो और इन यात्रियों को भी अब समय पे जो है इनकी यात्रा पे भेज दिया जाए। और तमाम बसेस जो हैं, अब तो अतिरिक्त बसेस जो हैं वो उपलब्ध हैं, तो इन यात्रियों को भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ खाने पीने की व्यवस्था पहले से भी ज्यादा बहुत अच्छी है, तो इसलिए प्रशासन चाहता है कि अब कोई ऐसी कोई लगता नहीं है उनको, अगर 2 दिन भी, अगर 1 दिन भी अगर यात्रा अगर नहीं जाती है तो यहाँ पे क्योस की स्थिति पैदा हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर यहाँ पे अगर 2 दिन में 1,000 या 1,500 यात्री भी यहाँ पे होते हैं तो उनको इकट्ठा भेज सकती है प्रशासन। तो इस तरह से अब यात्रा के लिए, अब हालांकि जो ये नेशनल हाईवे है ये उम्मीद है कि जल्द ही खोल दिया जाएगा। जो मैन और मशीनरी है वो लगी हुई है, जो प्रशासन है वो खुद इसकी मॉनिटरिंग में लगा हुआ है। तो ये उम्मीद यही है कि जल्द ही नेशनल हाईवे क्लियर हो जाएगा। लेकिन यात्री अगर आज नहीं गए तो कल जो है 1,000 या 900 जितने भी इनकी संख्या होगी कल इनको भेज दिया जाएगा, और कोई भी दिक्कत जो है वो यात्रियों को जम्मू में नहीं आएगी। इस बात को सुनिश्चित प्रशासन की तरफ से किया गया है। जी। तो राजन, एक सवाल और ये है कि जो यात्री वहां आ रहे थे, हालांकि अब इस बार तो 31 अगस्त तक के लिए ये अमरनाथ यात्रा रखी गई है, तो ऐसे में क्या अभी इम्कान इस बात के नहीं है कि जो न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं यात्रियों के वो कुछ और बढ़कर आए? अच्छा देखिए विशाल, अब जो रजिस्ट्रेशन है ऑन द स्पॉट जो थे वो भी काफी कम हो गए हैं, क्योंकि लोगों की जो प्राथमिकता होती है विशाल सबसे अहम, कि जब शिवलिंगम अपने सही आकार में होता है यानी कि बड़े आकार में होता है तभी दर्शन करें। उनकी ये मान्यता है कि भगवान शिव जो हैं उस वक्त खुद साक्षात वहां पे मौजूद रहते हैं, और इसलिए सबसे पहले हमने देखा कि जब शुरुआती दिन थे, जब 3 दिन के लिए यात्रा रुकी थी, तो यहाँ पे 14,000 यात्री यहाँ पे फंस चुके थे। उससे भी ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे जितनी भी धर्मशालाएं हैं या 32 जगहें जो ऐसी बनाई गई थी यहाँ पे श्रद्धालुओं के ठहरने की जो थी, वहां तक वो फुल हो चुका था। लेकिन आज स्थिति वैसी नहीं है, आज रजिस्ट्रेशन में भी कमी आई है, और जो श्रद्धालुओं ने पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वही श्रद्धालु जो है अब यहाँ पे पहुंच रहे हैं दर्शनों के लिए। अभी नई जो रजिस्ट्रेशन है उसमें अभी ज्यादा जो है इजाफा देखने को नहीं आ सकता है, क्योंकि अब जिस तरह से मैंने कहा कि बरसात भी अपने पीक पे पहुंच चुकी है, और अब जो स्कूल हैं जिस तरह से पहले काफी लोग यहाँ पे जुटे और बच्चे भी थे उनके साथ, क्योंकि उनको मालूम था कि 2 महीने स्कूल की छुट्टियां हैं। अब जिस तरह से अब एग्जाम भी आने वाले हैं बच्चों के, जो असाइनमेंट एग्जाम्स होते हैं, तो उसके चलते अब ये जो नंबर है, संख्या है, ये कम हो सकती है आने वाले दिनों में, क्योंकि अब शिवलिंगम का जो आकार है वो भी पहले जैसा जो पहले दिन में था आज वैसा नहीं है, आज कुछ वो कम हो चुका है। तो इससे भी
श्रद्धालु जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है वो हो आते हैं, लेकिन जो नए लोग जाने वाले हैं वो यही सोचते हैं कि हम अगले साल जब शिवलिंगम अपने पूरे आकार में होगा तब दर्शन करने के लिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका राजन, तमाम जानकारी के लिए। तो जो यात्रा है दरअसल वो आज की यात्रा निलंबित की गई है, अमरनाथ यात्रियों की जो दर्शन यात्रा है, और उसका कारण ये बताया जा रहा है कि इसमें जो संख्या है अमरनाथ यात्रियों की या श्रद्धालुओं की उसमें अब कमी नजर आ रही है धीरे धीरे, और ये कमी जो है वो सैकड़ों में हो गई है, 300-400 के आसपास। तो प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि एक दिन के अंतराल पर यानी कि एवरी ऑल्टरनेट डे ये यात्री ये जो है वो ये श्रद्धालु आगे जाएंगे, अमरनाथ यात्रा को पूरा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी के तहत कोहाला में बेकाबू ट्रक ने एक राहगीर को कुचल डाला, जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय कुमार निवासी हिरण के तौर पर हुई है और वो बस्ती कोहाला में किराना और सब्जी की दुकान चलाया करता था। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी विकास धीमान ने इस बात की पुष्टि की है। तो ये एक दर्दनाक हादसा हो गया है जिसमें एक शख्स की मौत बताई जा रही है। ज्वालामुखी के तहत कोहाला में बेकाबू ट्रक ने एक राहगीर को कुचल डाला, जिसकी अस्पताल ले जाने के दौरान ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अजय कुमार निवासी हिरण के तौर पर हुई है। बताया जा रहा है कि वह बस्ती कोहाला में ही किराना और सब्जी की दुकान चलाया करता था। और शिमला से बड़ी खबर यह है कि यहां ठियोग के पास एक सेब से लदा ट्रक पलट गया। इस हादसे में ट्रॉली के नीचे एक गाड़ी दब गई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये खबर शिमला से है। शिमला के ठियोग के पास ये दुर्घटना हुई है, जिसमें खबर के मुताबिक सेब से भरा एक ट्रक पलट गया और उसके ट्रॉली के नीचे एक गाड़ी दब गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। तो ऊपरी शिमला के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन सीएम सुक्खू ने चौपाल, कोटखाई और रोहडू का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने बारिश से हुए नुकसानात का विस्तार से जायजा लिया और कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद करेगी। सीएम ने यहां प्रशासन को प्रभावित लोगों को जल्द सहायता देने के निर्देश भी दिए। यहां मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को किसानों के उत्पादों को जल्द बाजार तक पहुंचाने के लिए सड़कों की बहाली के कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के सेब उत्पादक क्षेत्रों में संपर्क सड़कों को बहाल करने के लिए 110 करोड़ रुपए जारी किए हैं और पर्याप्त मशीनरी भी तैनात की गई है। दौरे में सीएम ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कोड़ी गांव को स्थानांतरित करने और लोगों के पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिए। जिस प्रदेश के खजाने को लुटा दिया गया और प्रदेश के लोगों पर 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा दिया गया हो, 10,000 करोड़ सरकारी कर्मचारियों की देनदारी है, ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार किसी पैसे की कमी नहीं आने दे रही है। 110 करोड़ रुपया जितने भी हिमाचल में जहाँ बागवान रहते हैं उनको हमने रोड खोलने के लिए दे दिया है। निश्चित तौर पर जहां आम आदमी की बात आएगी, आम आदमी के फल को मंडी तक पहुंचाने की बात आएगी, हमारी सरकार उसके लिए कटिबद्ध है। चाहे कहीं से भी हम पैसा लाएं, उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य करेगी। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम राजेंद्र से जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता राजेंद्र, 2 दिनों का दौरा है ऊपरी शिमला का सीएम का। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। पहले दिन के दौरे से क्या निकला, दूसरे दिन के दौरे से उम्मीद क्या बंधी?
बिल्कुल विशाल, पहले दिन के दौरे में अगर शुरू से हम जिक्र करें तो चौपाल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री गए, वहां लोगों से मुलाकात की और प्रायोरिटी लोगों की समझी। उसके बाद फिर उसी के अनुसार अधिकारियों को निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए, खासकर जो सेब बेल्ट है वहां पर किस प्रकार से सड़कों को सुचारू रखा जा सके, इसके ऊपर फोकस मुख्यमंत्री का रहा। और जहां जहां सड़क खोलने के लिए या फिर दोबारा से सड़क निर्माण के लिए, रखरखाव के लिए धन की आवश्यकता थी और धन की स्वीकृति भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। इसके अलावा जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में भारी नुकसान बारिश के कारण हुआ है। अब एक पूरा का पूरा गांव हम कह सकते हैं कि चपेट में है, तो फिर उसको दोबारा से पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री की तरफ से सहायता दी गई और आदेश अधिकारियों को दिए गए। इसके अलावा एक पूरे जुब्बल कोटखाई क्षेत्र के लिए सड़कों के रखरखाव के लिए 4 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किए गए। और आज भी मुख्यमंत्री रोहड़ू क्षेत्र में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहाँ लोगों से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री क्षेत्र में जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ जायजा नुकसान का लेंगे और इसके बाद फिर ननखड़ी और आसपास के क्षेत्रों में मुख्यमंत्री जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी भारी नुकसान हुआ है, वहाँ लोगों की सहायता की जाएगी। और मुख्यमंत्री ने कल पूरा दिन जहाँ भी लोगों से मुलाकात की वहाँ एक आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार की तरफ से नुकसान के लिए जो फौरी राहत दी जा सकी है वो ज़रूर दी जाएगी और जिनके घर पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं उनको 1 लाख रुपए की जैसा वायदा मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया और नियमों में प्रावधान किया गया है वो दिया जाएगा, क्योंकि कुछ एक लोगों को 5,000 और 10,000 रुपए ही फौरी राहत के तौर पर मिले हैं। तो मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया कि जल्द ही 90,000 95,000 जितनी बकाया राशि बनती है वो जल्द उन लोगों को दे दी जाएगी जिनके मकान पूरी तरह से टूट चुके हैं। इसके अलावा जुब्बल कोटखाई में भी सड़कों की बहाली का मुद्दा मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने रखा और मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तुरंत निर्देश भी दिए कि जल्द से जल्द अब सड़कें खोली जाएं और जो सड़कें हैं वहां पर तैनात अधिकारी और कर्मचारी लगातार रहें ताकि जब भी बारिश होती है तो फिर दोबारा से अगर सड़क बंद होती है तो उनको खोला जा सके। आज ननखड़ी और आसपास के क्षेत्र का दौरा करेंगे, उसके बाद 2 बजे के बाद करीब मुख्यमंत्री नारकंडा और आसपास के क्षेत्र का जायजा लेंगे, क्योंकि वहां पर भी सड़कें बंद होने की सूचना आई थी, लोगों के प्रभावित होने की खबर थी और ये मुख्य मार्ग है, इसका सुचारू रहना बहुत ज़रूरी है, खासकर एप्पल सीज़न की अगर हम बात करें, क्योंकि यही वो सड़क है जो पूरे अपर शिमला को मंडियों के साथ जोड़ती है, फल मंडियों के साथ जोड़ती है, फिर चाहे वो हिमाचल प्रदेश की मंडियाँ हो या फिर परमाणु और परमाणु से बाहर की अगर हम बात करें दिल्ली तक सेब ले जाना हो, तो इस सड़क का सुचारू रहना बहुत ज़रूरी और इसी को लेकर मुख्यमंत्री इस पूरे दौरे पर गए हैं और आज उम्मीद है कि देर शाम तक मुख्यमंत्री शिमला पहुंच सकते हैं। अब इस दौरे के राजनीतिक मायने भी समझे जा सकते हैं और जो ज़रूरत है लोगों की और वहाँ पर जो रखरखाव की ज़रूरत है उस लिहाज से तो ज़रूरी है ही। और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर विजिट कर चुके हैं इन सभी क्षेत्रों में, लोगों के हालात समझ चुके हैं और सरकार से अपील भी कर चुके हैं और इसके बाद फिर भाजपा की तरफ से एक जुबानी हमला भी मुख्यमंत्री के ऊपर बोला गया था कि एप्पल बैलेट है और ये सीज़न, ये जो आजकल के दिन है 1 महीना 1.5 महीना इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार भी एप्पल बैलेट में नहीं गई, जिसके बाद फिर ये मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बना और आज मुख्यमंत्री स्थिति का जायजा ले रहे हैं। पिछले कल भी गए थे, आज भी गए थे, तो दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण ये दौरा समझा जा सकता है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो या फिर नुकसान की जो हालात वहाँ पर पैदा हुए हैं पूरे अपर शिमला में उसकी स्थिति से हो। तो उम्मीद है कि अब मुख्यमंत्री के इस दौरे के बाद अब लोगों को राहत मिल सकती है और जो घोषणाएं मुख्यमंत्री की तरफ से की गई है, चाहे वो जुब्बल कोटखाई की सड़कें खोलने के लिए 4 करोड़ रुपए की बात हो या फिर लोगों को तुरंत जिनके मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनको अब 1 लाख रुपए प्रदान करने की बात हो और फिर कुछ एक क्षेत्र हैं जहाँ पर खतरा पूरे गाँव को बन गया है, वहाँ उनके लिए दोबारा से किसी अन्य जगह बसाने की बात भी चल रही है, उसके ऊपर भी मुख्यमंत्री ने हामी भरी है। तो अब देखना होगा कि क्या व्यवस्था पूरे गांव के लिए हो सकती है या फिर जो सड़कें टूटी हुई हैं उनको कितने जल्दी दुरुस्त किया जा सकता है, मशीनरी कितनी जल्दी लगाई जा सकती है। अभी भी हिमाचल प्रदेश में 200 से अधिक सड़कें बंद हैं, 30 से अधिक विद्युत ट्रांसफार्मर बंद हैं, 30 से अधिक जल आपूर्ति योजनाएं बंद हैं। तो लगातार दिक्कत प्रदेशवासियों के सामने है और मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से थोड़ी राहत भरी खबर है, हालांकि स्कैटर्ड
स्थानों पर बारिश की ज़रूर आशंका जताई गई है, लेकिन आमतौर पर मौसम साफ रहने की उम्मीद मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताई गई है। हालांकि अभी कुछ देर के लिए 3 से 4 ज़िलों में हल्की बारिश की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताई गई है, लेकिन इतनी बारिश से जो राहत कार्य हैं, दोबारा से पुनर्वास कार्य हैं, उनमें दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसे में ये समय प्रशासन को भी मिला है, स्थानीय लोगों को भी मिला है, ताकि जो नुकसान हुआ है उसको ठीक किया जा सके और दोबारा से अपनी ज़िंदगी पटरी पर लाई जा सके। जी विशाल। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक आपसे इस पर जरा सा चाहूंगा, अगर कुछ अपडेट हो आपके पास तो। शिमला में ये जो ठियोग में जो एक हादसा पेश आया है, ठियोग के पास एक सेब से लदा ट्रक पलट गया और उसके हादसे में जो ट्रॉली के नीचे गाड़ी दब गई, जिसपे 2 लोगों की मौत हो गई। तो ये इस तरह की घटनाएं भी क्या इन वजहों से ज्यादा हो रही हैं कि सड़कों की हालत अभी ठीक नहीं है, बारिश के बाद हालात जो जैसे हैं उसमें कई जगहों पर रिपेयरिंग की जरूरत है, या ऐसे वाकयात मतलब इसके बगैर भी हो रहे हैं? विशाल, अभी तो इस मामले की क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और राहत और बचाव कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। मृतकों को भी निकाल दिया गया है और जो घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचा दिया गया है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला घायलों को पहुंचा दिया गया है और अब घटना की जांच की जा रही है कि क्या असल वजह रही इस दुर्घटना की। लेकिन पिछले कल भी इस प्रकार का वाकया सामने आया, जहां ट्रक अनियंत्रित होकर एक गाड़ी से जा टकराया और उसके बाद 2-3 और गाड़ियों को डैमेज हुआ। लेकिन गनीमत रही कि पिछले कल वाले हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि नुकसान ज़रूर हुआ है सेब मालिक को भी, जिसका सेब ट्रक में लदा हुआ था, ट्रक भी गिरा है। उसके अलावा घायल कुछ लोग कल हुए हैं तो उनको भी नुकसान हुआ है और आज भी इस प्रकार की घटनाएं हुई। अब ये देखना होगा कि किस वजह से ड्राइवर ने कंट्रोल ट्रक पर से खोया है। क्या ओवर स्पीड थी या फिर ओवरलोडेड ट्रक था, या फिर जिस प्रकार आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं आजकल जरूर आती हैं, जमीन धंसने की घटनाएं आती हैं, क्योंकि हैवी ट्रक होते हैं, सेब पूरे ट्रक में भरा होता है, तो ऐसे में जमीन दलदली हो चुकी होती है और जमीन धंसने के कारण भी इस प्रकार के हादसे सामने आते हैं, या फिर सड़क तंग होने के कारण लैंडस्लाइड होते हैं, वहां पर भी इस प्रकार के हादसे आते हैं। लेकिन इन घटनाओं को देखना होगा क्या किस प्रकार की ओवर स्पीड इसका कारण रही है या फिर ओवरलोडेड ट्रक इसका कारण। कई ऐसे वजूहात हो सकती है जिसके बिना पर ऐसे हादसा सामने आ जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी है। आगे बढ़ते एक और अहम खबर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के आज से शुरू करने वाले क्विट इंडिया अभियान को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने लोगों से निर्माण क्विट इंडिया अभियान के तहत सामाजिक बुराइयों को दूर करने, सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण का प्रण लेने की अपील की। राष्ट्र को प्रेरित किया और उस समय भारत छोड़ो अंग्रेजों के खिलाफ था। आज देश हर बुराई को कह रहा है क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो। करप्शन क्विट इंडिया, नेपोटिज्म क्विट इंडिया, अपीजमेंट क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, परिवारवाद इंडिया छोड़ो, तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। तो आइए मिलकर संकल्प लें इन बुराइयों को क्विट इंडिया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।